आवेश के बारे में हमने जाना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जानने बाकी हैं और किस तरह से आवेश के और तरीके क्या हैं, आवेश कैसे किसी वस्तु को आवेशित या निरावेशित किया जा सकता है, उदासीन वस्तु का क्या मतलब है, आवेशित वस्तु का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हम समझने वाले हैं। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, ये भी समझेंगे थोड़ा सा। चालक और कुचालक को समझने के साथ साथ फिर हम आवेश को हम और समझना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में जानेंगे, कुचालक और चालक पदार्थों के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ आवेशन की विधियाँ जानेंगे। ठीक है, तो चालक और कुचालक पर आने से पहले थोड़ा सा आवेश के बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश के बारे में हमने जाना, आवेश को हम, चार्ज को हम Q से या छोटे q से निरूपित करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक हमने जाना क्या होता है बेटा? मात्रक होता है इसका कूलाम। मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। ठीक है, बड़े C से इसको निरूपित किया जाता है। आवेश दो तरह के होते हैं। आवेश की बात करूं तो आवेश, वैद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं बेटा। पहला होता है धनात्मक आवेश को हम लिखेंगे धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो होता है बेटा, धनात्मक आवेश को हम लिख सकते हैं +Q या छोटा वाला Q यूज कर सकते हैं आप। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जिसको हम लिख सकते हैं -Q। तो पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q दो तरह के आवेश हो जाते हैं। दोनों आवेशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पार्टिकल, अगर कण की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं, अगर एग्जाम्पल बताए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर मैं उदाहरण लिखूं इन दोनों का, पॉजिटिव आवेश का अगर उदाहरण लिखना चाहूँ, कौन सा कण होता है पॉजिटिव, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कर सकते हैं, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ठीक है, और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। दोनों के आवेश के बारे में भी बात की था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, बट आवेश का नेचर अलग अलग होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। एक पर धनात्मक होगा, एक पर ऋणात्मक होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश उतना ही होता है और जितना कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो दोनों पर मान बराबर होता है, बस एक ही अंतर होता है कि दोनों के चिन्ह अलग होते हैं। एक में धनात्मक होता है तो एक में ऋणात्मक होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आवेश के बारे में और आपको बताएं तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको सजातीय आवेश बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बता रहा हूं, नोट्स बोल सकते हैं इसको आप, नोट पॉइंट्स हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि समान प्रकार के आवेश, समान तरह के आवेश समान तरह के आवेश को एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो इसको बोला जाता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब एक ही तरह के आवेश। ठीक है, चाहे वो धन धन हो, चाहे वो ऋण ऋण। तो समान तरह के आवेश एक दूसरे को, या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात मैं ये बोल रहा हूं कि समान तरह के आवेश अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि एक प्लस Q है। ठीक है, एक +Q है और आवेश है, और एक दूसरा +Q आवेश है। मान लो ये +Q आवेश है, इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा रहा हूं मैं, और एक दूसरा भी +Q आवेश है। ठीक है, दूसरा भी +Q आवेश इस तरह से है। तो दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि दो अगर प्रोटॉन है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या करें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। मतलब ये दोनों की अगर मैं बात करूं, जैसे दो धन आवेश हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक प्लस, ठीक है, एक प्लस आवेश और दूसरा प्लस आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। या मैं बोल सकता हूं कि एक ऋण आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं।
तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, बिल्कुल धकेलते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे के पास नहीं आते, दूर भागते हैं। ठीक है बेटा, एक दूसरे से दूर भागा करते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। चाहे वो आप प्रोटॉन प्रोटॉन ले लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लें। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग तरह के आवेश नहीं होने चाहिए, एक ही तरह के। या तो आप धनात्मक धनात्मक आवेश की बात कर लें, या तो आप ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश की बात कर लें। तो अगर धनात्मक धनात्मक आवेश है तब भी वो दूर भागेंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश है तब भी वो दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे की तरफ नहीं आते। ठीक है, बात करें फिर प्लस प्लस हुई, या इसको आप ऋणात्मक क्यू और ऋणात्मक क्यू के साथ भी इसको लिख सकते हैं कि ऋणात्मक क्यू और ऋणात्मक क्यू अगर हैं तो ये भी क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसा कि अगर बात करें तो ये क्या करेगा, ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा। तो आपस में अगर देखा जाए तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, ये अपने आप दूर भागने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अब इसका रीजन क्या है, ये धीरे धीरे जब चैप्टर में हम आगे चलेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा। ये ऐसा क्यों होता है कि धनात्मक धनात्मक आवेश एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, ऐसा क्यों होता है, या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के पास नहीं आते। खुद ब खुद तो नहीं आएंगे, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तब भी बहुत ही मुश्किल होती है। आपको जबरदस्ती बल लगा के इसको एक दूसरे को पास ला सकते हैं, लेकिन काफ़ी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस तरह का इनके बीच में बल लगता है, उस बल को अभी कूलाम का जब नियम आपको पढ़ाऊंगा तो कूलाम के नियम से आप समझ जाएंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार हम इसको जान जाएंगे कि कितना बल और कैसे लगता है। ठीक है, ए पार्ट आपको समझ में आ गया। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसका बी पार्ट हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है कि समान तरह के आवेश जिसको हम सजातीय आवेश कहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही विपरीत प्रकृति के आवेश या विपरीत तरह के आवेश, तरह को हम प्रकृति भी बोलते हैं, प्रकृति। ठीक है, तो समान प्रकृति के आवेश या समान तरह के आवेश, तो आप यहां पर चाहे तो इसको लिख सकता हूं मैं विपरीत प्रकृति के आवेश। इनको एक नए नाम से बोला जाता है, इनको चाहो तो आप एक बार में बोल सकते हो। जैसे इसको सजातीय आवेश बोलते हैं, इनको हम विजातीय आवेश बोलते हैं, विजातीय आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को इसका उल्टा जो ऊपर लिखा है प्रतिकर्षित करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात सेम चीज। अर्थात अगर मैं एक धनात्मक आवेश को लूं, ठीक है, एक धनात्मक आवेश के पास एक ऋणात्मक आवेश को लेके आऊं, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ ये आएंगे। मतलब एक दूसरे को ये क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित नहीं, आकर्षित करेंगे। ये इसकी तरफ आना चाहेगा, ये इसकी तरफ आना चाहेगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं। यहां पर दुश्मनी थी दोनों के बीच में, ठीक है, और यहां पर दोस्ती है। ठीक है, तो ये पास में आ रहे हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि प्लस जो है वो माइनस की तरफ, या माइनस जो है वो प्लस की तरफ आता है, या इसका उल्टा यहाँ पर माइनस बना लो तो माइनस प्लस की तरफ, या प्लस माइनस की तरफ आने चाहता है। तो ये एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते हैं मतलब आकर्षित होते हैं। विजातीय आवेश जो होते हैं, विजातीय होना चाहिए, ये तीत नहीं, विजातीय, विजातीय। ठीक है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, हाँ, 7 बजे स्टार्ट होती है बेटा क्लास। सही है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? ये चीजें समझ में आई आपको? थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया कि नहीं? आपको एक चीज समझ में आना चाहिए यहां पर कि जब बराबर आवेश होंगे एक ही तरह का, बराबर का मतलब ये नहीं कि दोनों का मान बराबर हो, बराबर का मतलब धन धन हो या ऋण ऋण हो, या धन ऋण हो या ऋण धन हो, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। ऋण धन या धन ऋण होगा तो एक दूसरे की तरफ आएंगे। एक ही तरह के होंगे, ऋण ऋण होगा तो दूर भागेंगे, धन धन होंगे तो दूर भागेंगे। ठीक है, ऐसी सी बात है कुछ। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा एक गुण था प्रकाश इसका आवेश का, जिसको हमने आपको बताया कि वैद्युत आवेश का गुण क्या होता है। इससे छोटी सी आपको आइडिया लग गई यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया ना। अब यही चीज़ हम थोड़ा सा और आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। यही चीज़ हम वस्तुओं पर देखेंगे, वस्तुओं के साथ यही गुण दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है।
तो जैसे किसी वस्तु पर अगर मैं बात करूं, जैसे कोई एक वस्तु है, मान लो एक रॉड की बात करूं, अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो आपको किताब में कुछ ऐसा सा एक रॉड जैसा दिखेगा, एक चित्र दिखेगा कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस तरह से छड़ बनी हुई है, एक छड़ है, रॉड मतलब एक छड़ है और छड़ को एक धागे से लटकाया गया है, इस पर कुछ जैसे एक धागे से एक छड़ को लटकाया गया हो, ठीक है, और इस पर मान लो पहले से धन 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 आवेश दे रखे हैं इसको, मान लो कि कहीं से इस पर आवेश है। अब इसके पास एक दूसरा इसी तरह की छड़ आप लेके इसके पास आइए, इसी तरह की एक छड़ आपके पास है, इसको आप हाथ से पकड़ करके इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा, ठीक है। कैसे पता चला कि प्रतिकर्षित करते हैं, क्या आकर्षित करते हैं, तो पता ऐसे चला कि जब धन 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 वाली एक रॉड को बीच से एक रस्सी बांध के लटका दिया गया है स्वतंत्र रूप से, और इसको इस छड़ को पकड़ के जो इसी तरह की छड़ है, इस पर भी वही आवेश है, इसको जब लेके आया तो क्या हुआ, ये जो है इससे दूर भागने लगा। जैसे जैसे इसको पास आएंगे तो ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा, ये दूर भागता चला जाएगा, ये रस्सी में खिंचाव आएगा, ये दूर भागेगा अपने आप, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये क्या करते हैं, विपरीत समान तरह के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब दूसरी बार इस पर एक दूसरा छड़ लेके आया गया, एक दूसरे छड़ को लेके आया गया जिस पर ऋणात्मक आवेश थे, तो जब इसको पास जब लेके आया गया तो ये अपने आप मुड़ करके इसके तरफ आने की कोशिश करता है, ये दोनों भागने की, इसको तो मैं पकड़ रखा हूँ, इसको पास में लेके आ रहे हैं तो ये दूर भाग रहा है, और इसको पास में लेके आ रहे हैं तो ये पास आ रहा है। तो इससे पता चला कि जब समान तरह के आवेश होते हैं तो दूर भागते हैं, विपरीत तरह के आवेश होते हैं तो पास आते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ से ऐसे पता लगा। ये एक क्रियाकलाप है जिसको डॉक्टर एक गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, डॉक्टर थे बोल सकते हैं, डॉक्टर वैज्ञानिक जो भी आप बोलना चाहें, उन्होंने किया था, सबसे पहले यह क्रियाकलाप किया था, थेल्स ने किया था। थेल्स का भी प्रयोग है यहाँ पर, थेल्स का प्रयोग है। थेल्स ने आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था कि आवेश नाम की एक चीज़ होती है, क्योंकि पहले क्या था, जैसे आपने शायद नोटिस किया हो कि जो पहला पेज मैंने लगाया था उस पर एक कंघी लगी थी और कंघी में कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपक रहे थे। आपने देखा होगा, अगर सूखे बाल हो आपको, आप सूखे बाल में कंघी करिए और उस कंघी को छोटे छोटे धूल के कणों के पास ले जाइए, धूल के कण हो छोटे छोटे, भूसा वगैरह हो उसके पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंघी में छोटे छोटे जो कण है वो चिपक जाते हैं। या आप सिंपल सी इस पेन को लेके, ऐसे पेन है आपके पास, पेंसिल है, उसको आप बाल में रगड़िए। बाल में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, तेल नहीं लगा होना चाहिए, ना तो बाल गीला होना चाहिए। सूखे बाल की बात करेंगे तो चिपकने लगता है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी आप जानते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस पेन को मैंने इस बाल में घिस दिया, घर्षण करवा दिया, रगड़ दिया, तो ये चिपकने क्यों लगा, इससे छोटे छोटे जो कण है वो चिपकने क्यों लगे। आइए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना हमें कि चालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। थोड़ा सा चालक और कुचालक या विद्युत रोधी की बात करेंगे। अच्छा, विद्युत शब्द का मतलब ही है, विद्युत का मतलब है आवेश, रोधी का मतलब है जो उसको अवरोध करे, ठीक है, जो आवेश के प्रवाह का अवरोध करे। सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से इसको समझेंगे। चालक और कुचालक क्या है, तो चालक शब्द से ही मतलब पता चल रहा है। जैसे चालक शब्द आप सुनते हैं, चालक और परिचालक, आपने ये दो शब्द सुने हुए। कभी भी आप सरकारी बस में चढ़िए जब, ठीक है, जब कभी भी आप सरकारी बस में चढ़ते हैं, बस वगैरह जो होती है, रोडवेज बसेस जो होती है, उसमें देखिए तो उसमें चालक लिखा होता है। चालक मतलब जो चलाया करता है, सीट को जो बस को चलाता है, ठीक है। और परिचालक जो कंडक्टर होता है, जो कि क्या करता है बेटा, जो कि क्या करता है, टिकट काटता है ना। तो को कंडक्टर और कंडक्टर बोल सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो चालक जो है, जो हेल्पर होता है, एक तो टिकट काटने वाला है, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। हालांकि वो कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टर तो वो है नहीं, कंडक्टर तो वो है जो चला रहा है, जो गाड़ी को लेके जा रहा है, तो चालक है वो। जैसे एक बस की एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो चालक एक बस की तरह ही समझिए उसको। जैसे मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, आपको ए जगह से, ये एक जगह है और आपको बी जगह पे जाना है। यहाँ पर एक बस है, यहाँ पर एक बस है और इस बस में चढ़ के आपको जाना है, इस बस में चढ़ के आपको जाना है। अब बस में जब जाएंगे, आपको चढ़ना है, इस बस से आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा बेटा, टिकट लेना होगा। इस बस में चढ़ के अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको क्या चाहिए, टिकट चाहिए। अगर आपके पास टिकट है, आपके पास पैसे हैं, टिकट दिया आपने, टिकट अगर आपको मिल गया, भले ही पैसे ना हो, किसी दूसरे का भी टिकट मिल गया तब भी आप जा सकते हैं, भले ही आपने पैसे ना खर्च किए हों, या कोई जुगाड़ लगा के आपको टिकट मिल जाए, भले ही आप पैसा दे के लिए हो, या किसी और तरीके से आपको अगर टिकट मिल गया है, टिकट है तो आप बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। टिकट नहीं होगा तो आपको उतार देगा। अब टिकट है तो आप पहुंच जाएंगे, नहीं होगा तो यहीं रह जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है चालक और कुचालक। आइए समझते हैं। तो जब चालक की बात करते हैं हम,
जब हम चालक वस्तु की बात करते हैं बेटा, तो चालक जो है, चालक पदार्थ की बात करें, चालक पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो चालक पदार्थ मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें आवेश को अगर मैं दे दूं, जैसे मान लो ये एक छड़ है, एक छड़ है, ध्यान से सुनना, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक छड़ है, ये मान लो पहली छड़ है और एक इसी तरह की एक और छड़ है, ठीक है, ये दूसरी छड़ है, पहली और दूसरी दो छड़ है। इसको मैंने आवेश दे दिया कितना, इसको मैंने मान लो धनात्मक आवेश कहीं से लाके प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया। क्या दे दिया बेटा, इस वाली रॉड को, पहली वाली छड़ को मैंने क्या किया, इस वाली छड़ को मैंने कहीं से प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया तो हमने देखा कि आवेश जो है इस छड़ पर यहां से यहां तक फैल गया, अपने आप फैल गया, मतलब यहां से वहां तक चला गया। इस किनारे पे दिया था हमने, इस किनारे तक फैल गया, मतलब इस छड़ पर पूरे रूप से फैल गया। अब इसी तरह की एक दूसरी छड़ थी, ठीक है, जो कि दूसरे पदार्थ की, ये दूसरे पदार्थ की, दूसरे पदार्थ की, इसको भी समान आवेश दिया गया। जैसे इसको प्लस आवेश दिया था, इसको भी दिया। इसको जब प्लस आवेश दिया तो ये प्लस आवेश जहां पर मैंने दिया आवेश इस छड़ को, वहीं पर आवेश रुका रह गया, ये आवेश यहां से वहां तक नहीं जा पाया, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि पहली वाली छड़ में अगर मैं देखूं, पहली वाली छड़ में आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक अपने आप जा पाता है। क्यों? क्योंकि इस छड़ का जो पदार्थ है, ध्यान से सुनना, इस छड़ का जो पदार्थ है कुछ इस प्रकार से है कि वो आवेश को अपने ऊपर या अपने अंदर से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने दिया। पहला वाला जो छड़ है, पहली छड़ का पदार्थ जो है, क्या किया, जब आवेश दिया गया तो उसने आवेश को रोका नहीं एक जगह पर, उसने कहा कि आवेश भाई फैल जाओ, तो फैल गया उसके ऊपर, ठीक है। तो आवेश उसके ऊपर फैल गया चुपचाप से। लेकिन दूसरे छड़ की बात करें तो दूसरे छड़ का पदार्थ कुछ ऐसा था कि जहां पर आवेश दे दिया वहीं पर इस छड़ का पदार्थ आवेश को यह परमिशन नहीं दिया कि वो हर जगह पर फैले। ये वाला छड़ जो है इसको परमिशन दे दिया। तो जिस तरह जो ये पदार्थ है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, अर्थात हमें एक छोटा सा आइडिया लग गया कि ऐसे पदार्थ जिस पर आवेश देने पर, जिसको आवेश देने पर आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके, या ऐसे पदार्थ जिसमें जैसे ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का चालन हो सके। चालन मतलब आवेश चल करके एक जगह से दूसरे जगह या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके, वो पदार्थ चालक पदार्थ कहलाएंगे। अर्थात ये चालक छड़ है, चालक पदार्थ की छड़ है, चालक पदार्थ की छड़ है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें क्योंकि जहां पर आवेश दिया वहीं पर आवेश रुक गया, इस पदार्थ ने इस आवेश को इसके जगह से हट करके इधर उधर फैलने की अनुमति नहीं दी। इसका मतलब ये वाला कुचालक पदार्थ की छड़ है। देखने में एक ही जैसी लग रही है लेकिन दोनों का पदार्थ अलग अलग है। सिंपल सी बात से समझ में आया, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया। अब आपको चालक भी समझ में आ गया और कुचालक। अब इसको विद्युत रोधी भी क्यों कहते हैं? विद्युत रोधी क्योंकि वैद्युत आवेश को जाने से विरोध कर रहा है, वैद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का विरोध कर रहा है। वैद्युत आवेश अपने आप यहां से यहां नहीं जा सकता। अगर हम आवेश को यहां दिए होते तो यहीं रखा होता। मतलब कुचालक पदार्थ में जहां पर आवेश दे देंगे वो पदार्थ पर आवेश वहीं पर रह जाएगा, अपने आप नहीं फैलेगा। लेकिन चालक पदार्थ में आवेश कहीं भी दो वो अपने आप पूर्ण रूप से उस सतह पर फैल जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? इतना समझ में आया कि नहीं? अरे ये समझ में आया क्या? नहीं बेटा, कोई ऋणावेशित कोई धनावेशित नहीं है। धनात्मक आवेश दिया तो धनात्मक फैल रहा है, अगर मैं ऋणात्मक आवेश देता तो ऋणात्मक फैलता। इसी में अगर बच्चे आप ये सोच रहे हैं कि सर ऋणात्मक आवेश देता तो क्या होता, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और छड़ की कल्पना करूं और इस छड़ को अगर मैं ऋणात्मक आवेश दे दूं, इसको मैं क्या दूं, ऋणात्मक आवेश दे देता हूं। चलो ऋण क्यों आवेश दे दिया। और अगर ये चालक छड़ है, अगर ये चालक है, अगर ये छड़ चालक छड़ है तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश पूरे छड़ पर फैल जाएगा। अगर इसी तरह की एक छड़ और हो लेकिन ये इसकी पदार्थ कुछ और है, ठीक है, और ये कुचालक छड़ है, कुचालक छड़ है, इसका पदार्थ कुछ ऐसा है कि इसको आवेश देने पर भी प्लस क्यू आवेश दो या ऋणात्मक क्यू आवेश दो, जहां पर मान लो यहां पर दे दिया
यहाँ पर आवेश को दिया गया तो ये आवेश यहीं पर रह जाएगा, यहाँ से फैलेगा नहीं। हम आवेश को यहाँ पर देंगे तो ऋणात्मक आवेश यहीं रह जाएगा, यहाँ दूंगा तो यहीं पर रह जाएगा, यहाँ दूंगा तो यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, अपने आप नहीं फैलेगा। तो जहाँ पर आवेश को रखूंगा वहीं पर रखा रहेगा आवेश, ठीक है, अपने आप हर जगह नहीं फैलेगा। तो चाहे धनात्मक आवेश दो चाहे ऋणात्मक, कोई भी आवेश हो, आवेश कैसा भी हो, अगर वो अपने आप खुद ब खुद नहीं फैल रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो कुचालक है। अब कुचालक और चालक क्या होती है, तो सभी धातु वस्तुएं जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं, एग्जाम्पल के तौर पर चालक पदार्थ क्या है, सभी धातुएं बोल सकते हैं, सभी धातुएं, सभी धातुएं मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जो भी आप जानते हैं सभी धातुएं। और यहां पर बोल सकते हैं कुचालक पदार्थ जो है, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कौन है, तो हम बोल सकते हैं सभी अधातुएं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, लकड़ी, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूं मैं, लकड़ी, ठीक है, इत्यादि, बहुत सारी, जिस पर आवेश एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीजें। बोर्ड में क्या डिफिनेशन राइट करेंगे, बोर्ड में आपको यह डिफिनेशन राइट करने के लिए पूछेगा नहीं, ये आपको सिर्फ समझना है, बोर्ड में कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा। बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि चालक क्या होते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं, नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। अगर पूछता है तो सिंपल से लिखे ऐसे पदार्थ जिनको आवेश देने पर आवेश उसकी सतह पर पूरे रूप से फैल जाते हैं, वो सुचालक वस्तुएं हैं या चालक वस्तुएं। इसको सुचालक भी बोल सकते हैं बेटा। चालक को आप सुचालक भी कहीं पर देखेंगे तो सुचालक भी लिखा होता है, सुचालक, ठीक है। चालक को सुचालक, जिसमें सुविधा पूर्वक चालन हो सके आवेश का। तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश को देने पर आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सुचालक हो गया। जिसमें आवेश, जिस वस्तु में आवेश देने पर आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, कुचालक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको आप समझिए, जानिए, है ना। सर जी आपके कितने मार्क्स आते थे फिजिक्स में क्लास 12th में? जातिन तुम ऑल टीचर से। बेटा क्या है ये, तुम्हें क्या करना है, मेरे कितने आते थे क्या ही करना है, तुम अपना देखो कि तुम्हें कितने लाने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सा एक छोटा सा चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थ के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको। हाँ, प्लस माइनस दोनों आवेश दे दे तो क्या होगा बेटा, अगर दोनों की मात्रा बराबर दे रहे हैं तो जितना प्लस दोगे उतना माइनस जाएगा, प्लस माइनस जोड़ करके खत्म हो जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या बराबर होगी तो उदासीन, उस पर मैं आ रहा हूँ। उदासीन अभी समझाना है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूं ना कि उदासीन शब्द समझाना है आपको, ठीक है। तो अभी आते हैं, आपको समझाते हैं उदासीन। अभी मैं आवेशन सिखाऊंगा कि वस्तु आवेशित कैसे होती है, आवेश आया कहाँ से, जो मैं आवेश दे रहा हूँ ये कहाँ से लाया आवेश में। जैसे मैं इस वस्तु को आवेश दिया, ऋणात्मक आवेश, तो ये ऋणात्मक वस्तु लाया कहाँ से मैं, ये ऋणात्मक आवेश इसको दे रहा हूँ, कहाँ से लाया मैं, ये धनात्मक आवेश मुझे मिला कहाँ से, किसको ला के मैं दे रहा हूँ, है कहाँ, किस रूप में मैं दे रहा हूँ, कैसा आवेश है, ठीक है। तो आवेश आया कहाँ से, सबसे पहले प्रश्न ये है कि आवेश को हम किस रूप में ला के दे रहे हैं। तो आपको उदासीन वस्तु से ही उसका आंसर मैं बताता हूँ। तो अब हम आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आवेशन की विधियाँ मतलब कि आवेशित कैसे कर सकते हैं वस्तु को, क्या क्या तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं, बेहतरीन तरीके हैं 3 तरीके, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो 3 तरह की विधियां हैं जो आपको पढ़नी है, तीनों तरह की विधियों को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे उदासीन वस्तु को। आवेशन की विधियां से पहले हम उदासीन वस्तु को समझेंगे। उदासीन, ठीक है, या उदासीनता बोल दीजिए, उदासीनता, या इसको उदासीन वस्तु बोल दीजिए। उदासीन वस्तु की उदासीनता मतलब आवेश नहीं है तो क्या है, उदासीन वस्तु बोल दो या उदासीनता समझ लो, इस गुण को उदासीनता, जहां पर आवेश नहीं है वहां पर उदासीन है। अब उदासीन का मतलब क्या है, उदासीन का मतलब है कि कुल आवेश, उदासीन का मतलब है कि कुल आवेश उस वस्तु पर, जिस वस्तु को हम कहेंगे उदासीन है, उस वस्तु का मतलब है कुल आवेश, जिसको हम Q बोल सकते हैं, बराबर 0, शून्य। कोई भी वस्तु पर अगर कुल आवेश शून्य है तो हम कहेंगे वो वस्तु उदासीन है। अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो मैं कहूंगा वो वस्तु कैसी है, उदासीन वस्तु है ना। वो वस्तु कैसी है बेटा, उदासीन वस्तु है।
अच्छा, तो उदासीन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बात करूं, एक गोले की कल्पना करिए, एक वस्तु की कल्पना करिए, एक वस्तु है, या किसी भी रॉड की कल्पना कीजिए, किसी भी तरह की आकृति बना लीजिए। अब इसमें मैं कह रहा हूं, इस वस्तु में ये एक वस्तु है, ठीक है, उदासीन वस्तु है, खास करके उदासीन वस्तु इसको बोल सकता हूं मैं। तो उदासीन वस्तु इसको लिख लेते हैं। मान लो कि ये वस्तु उदासीन है, थोड़ा सा इसको मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और ये वस्तु उदासीन है, उदासीन वस्तु है, मतलब इसको कोई आवेश दिया नहीं गया है, उदासीन वस्तु, अर्थात कुल आवेश Q बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है? Q बराबर 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिंपल से मेरी बात समझिएगा। जब मैं बोल रहा हूं कि उदासीन वस्तु है, इसका मतलब कि क्या है बेटा? इसका मतलब कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आवेश ही नहीं है, इसके अंदर आवेश है, बट इसके अंदर जो आवेश है वो बराबर मात्रा में है, ठीक है। उदासीन बराबर कम, उदासीन वस्तु का मतलब है कि इस पर जितने धन आवेश हैं, इस वस्तु में जितने धनात्मक आवेश हैं, उतने ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश भी मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है, उतने ही मात्रा में यहां पर ऋणात्मक आवेश मौजूद है। मतलब कि कुल आवेश 0 है, इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर होगी। अगर मैं किसी वस्तु को 5 कूलाम आवेश देता हूं धनात्मक, और फिर उसी वस्तु को मैं 5 कूलाम ऋणात्मक आवेश दे दूं, तो वस्तु उदासीन बन जाएगी, ठीक है। पहले कोई वस्तु उदासीन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उदासीन वस्तु का मतलब है, उदासीनता का मतलब है बेटा, सिंपल सी बात है, उदासीनता का मतलब है, उदासीनता का मतलब है Q बराबर Q नेट बराबर नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब कुल चार्ज बराबर 0। Q नेट 0 है, मतलब Q नेट जो है ये बराबर है वास्तव में प्लस Q और माइनस Q दोनों के, ठीक है। ये बराबर है, ये बराबर है बेटा धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक के, ये प्लस जो है ये आवेश को बता रहा है और ये प्लस कर रहे हैं ऋणात्मक, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर, इसको आप प्लस Q लिख सकते हैं और इसको आप ऋणात्मक Q लिख सकते हैं। तो धनात्मक Q और ऋणात्मक Q का जो योग है, जो जोड़ है, वो 0 है, ये बराबर हो गया 0। मतलब जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, इस वजह से वस्तु पर कुल आवेश 0 है। तो कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें आवेश नहीं है। कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब कि उस पर जितने धनात्मक आवेश है बेटा, उतने ही ऋणात्मक आवेश मौजूद है, ठीक है। अब मैं अगर आवेशित करना है वस्तु को, अगर मैं इसमें से एक ऋणात्मक आवेश हटा दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इस वस्तु से अगर मैं एक ऋणात्मक आवेश निकाल के बाहर फेंक दूं, ये एक ऋणात्मक आवेश को मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, क्या होगा? अगर मैं एक ऋणात्मक आवेश को बाहर निकाल दूं तो क्या हो गया? इस वस्तु पर हो गया एक ऋणात्मक आवेश की कमी। क्या हो जाएगी? इस वस्तु पर एक ऋण आवेश की कमी हो गई। तो कमी जब हो गई तो यह बन जाएगी वस्तु क्या? धनात्मक। अगर बेटा अर्धचालक पदार्थ लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ कुचालक और सुचालक पढ़ ले बेटे, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं बच्चे उसको ध्यान से सुन और ध्यान से पढ़ बच्चे, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुन, यही आपको पढ़ना है। अभी अर्धचालक पदार्थ अभी नहीं पढ़ने आपको, समझ में आ रही मेरी बात? अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो आपको नहीं पढ़ने अभी। लास्ट चैप्टर है आपका 15वां चैप्टर, जब वहां पहुंचूंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात। ऋणात्मक आवेश हटा दिया तो क्या हुआ? एक ऋणात्मक आवेश की कमी हो गई। क्या हो गई? एक ऋणात्मक आवेश की कमी हो गई। एक ऋणात्मक आवेश की कमी हो गई, अर्थात क्या बचा यहां पर? एक धनात्मक आवेश ज्यादा बच गया। इसका मतलब अब वस्तु कैसी है? ऋणात्मक होगी कि धनात्मक? ये वस्तु जो है अब धनात्मक हो गई ऋणात्मक? ये वस्तु धनात्मक हो गई कि ऋणात्मक? तो ये वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनात्मक तो उतने ही है, ऋणात्मक कम हो गए। पहले क्या था कि एक धन जो है वो एक ऋण के प्रभाव को खत्म कर देते थे। एक धन और एक ऋण एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर रहे हैं। अब मान लो कि पहले 5 धनात्मक थे और 5 ऋणात्मक थे। 5 धनात्मक थे इस वस्तु पर, 5 ऋणात्मक थे, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। 5 धनात्मक थे, 5 ऋणात्मक, और ये एक दूसरे के प्रभाव को पहले निरस्त कर रहे थे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे थे। सिंपल सी बात, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक। अब अगर एक ऋणात्मक मैंने हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो क्या बचा? 4 ऋणात्मक बचा, और लेकिन अभी 5 धनात्मक ही बचा है। तो 4 धनात्मक का प्रभाव तो 4 ऋणात्मक खत्म कर देगा, लेकिन ये वाला धनात्मक बचा रहेगा।
ये वाला धनात्मक बचा है, अर्थात इस धनात्मक के प्रभाव की वजह से ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। अब ये जो ऋणात्मक आवेश निकाला है, अगर कोई दूसरी उदासीन वस्तु होगी और इसको ले जाके मैं इस वस्तु को दे दूंगा, तो इस पर भी स्टार्टिंग में क्या थे, जितने धनात्मक हैं उतने ही ऋणात्मक थे। अब मैं अगर एक ऋणात्मक दे दिया और लाके, तो इस पर एक ऋणात्मक बढ़ गया, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी और ये धनात्मक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की, या हम बोल सकते हैं ऋणात्मक आवेश की जहां कमी होती है वहां पर धनात्मक आ जाता है आवेश, और जहां पर ऋणात्मक आवेश की अधिकता होती है वो वस्तु ऋणावेशित बन जाती है। और जब दोनों आवेश बराबर होते हैं किसी वस्तु में, तो वो वस्तु उदासीन बन जाती है। बोलो बात समझ में आई क्या, है ना मजेदार। अगर धन और ऋण बराबर है तो वस्तु उदासीन, अगर धनात्मक वस्तु बनानी है तो वहां से उस वस्तु से ऋणात्मक आवेशों को निकाल लो, तो वो वस्तु क्या बन जाएगी, धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश तो निकाल लिया हमने। बचा क्या, धन धन धन, क्योंकि धन तो कम नहीं हुआ ना। अब कोई दूसरी वस्तु पर जितना आवेश निकाला अगर ले जाकर रख दूं, तो जितने आवेश की यहां कमी हो रही है उतने आवेश को वहां पर बढ़ोतरी कर दिया मैंने, तो वहां पर भी वह वस्तु कैसी थी, उदासीन थी, इस पर भी मैंने आवेश रख दिया। अब ये तो धनात्मक बन गई क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऋण आवेश निगेटिव की कमी है, की कमी हुई, ठीक है, निगेटिव की कमी, अर्थात ये पॉजिटिव बन गई वस्तु। यहां पर नेगेटिव लाके दे दिया, तो यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव की अधिकता हो गई, तो नेगेटिव की अधिकता मतलब ऋणावेशित बन गई। समझ में आ रही है। तो ऐसे ही होता है। तो हर एक वस्तु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं इस पेन की बात करूं, तो इस पेन में अगर बोलूं कि यह उदासीन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पेन में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों बराबर है। अब मैं अगर इस पर किसी दूसरी वस्तु से ऋणात्मक आवेश निकाल के रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी ऋणात्मक। या अगर मैं इसी वस्तु में से ऋणात्मक आवेश को निकाल लूं, तो ये बन जाएगी धनात्मक, बन जाएगी कि नहीं। अगर इस वस्तु को धनात्मक बनाना है तो क्या, ऋणात्मक को निकाल लो तो धनात्मक। अब कितना धनात्मक बनाना है, कितना ऋणात्मक, तो जितना ज्यादा ऋणात्मक निकालूंगा उतना ज्यादा धनात्मक बनती चली जाएगी, और जितना ज्यादा ऋणात्मक इस पर रखूंगा उतना ज्यादा ऋणात्मक होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो वैसा ही है कुछ, समझ में आई बात। ऐसे ही है, अकाउंट से पैसे की तरह है। जैसे मान लो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, अब उसमें से आप एक एक रुपए निकालना चालू कर दो, जितने रुपए निकालोगे उतने रुपए की कमी आएगी। अब इसी तरह से 5,000 रुपए थे पहले, अब जब उसमें आप रुपए डालते चले जाओ, तो जितने ज्यादा रुपए डालोगे उतने ज्यादा रुपए बढ़ेंगे, उतना ज्यादा अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, वैसी है, ठीक है। तो छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे कई बार इस पर कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव देखा जाए तो सभी वस्तु में है, लेकिन किसी में ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, ठीक है। बस किसी में बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। तो जहां पर कमी है वो ऋणावेशित, जहां पर अधिकता है वो धनावेशित, जहां पर अधिकता है वहां पर ऋणावेशित, और जहां पर कमी है वहां पर धनावेशित। अब मैं जितनी भी बार मैंने बोला है, मैंने ये कभी नहीं कहा, आपने शायद ये नोटिस नहीं किया हो या नोटिस करें, तो मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि हम धनात्मक आवेश को निकाल लें। क्या मैंने बोला, क्या आप में से किसी ने नोटिस किया, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि धनात्मक आवेश को निकाल लो या धनात्मक आवेश को दे दो। मैंने ये कहीं नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि धनात्मक आवेश को निकाल लेते हैं तो वस्तु में धनात्मक की कमी हो जाएगी, तो ऋणात्मक बचेगा, और वो धनात्मक ले जाकर किसी को दे दूंगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि ऋणात्मक को निकाल लेते हैं, और जहां से ऋणात्मक की कमी होगी, यह कोई ऋणात्मक निगेटिव की कमी लिखा है, मैंने निगेटिव की अधिकता लिखा है। ऐसा ही क्यों बोला, इसका एक रीजन है। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका एक रीजन है। मैंने लास्ट लेक्चर, जो कल का लेक्चर था, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि परमाणु होते हैं, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं बेटा, परमाणु से। ध्यान से सुनना, सभी पदार्थ मिलकर बने हैं परमाणु से। परमाणु का नाभिक जो होता है वहां पर होता है प्रोटॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को देखो तो यहां है, और प्रोटॉन जो है इसके अंदर, नाभिक के अंदर है प्रोटॉन।
प्रोटॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। सिंपल सी बात है, प्रोटॉन खुली अवस्था में नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो खुली अवस्था में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन को ही आप आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से जोड़ सकते हैं। आप भौतिक विज्ञान से पहले जब केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में आपने देखा है कि जब बंध बनाते हैं, दो परमाणु जब बंध बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही बंध बनता है। कभी भी आपने ये देखा है क्या कि प्रोटॉन बंध बनाए? कभी देखा है? भौतिक केमिस्ट्री इतनी सारी पढ़ ली, कक्षा 9 से लेके कक्षा 11वीं तक की केमिस्ट्री आपने पढ़ी, रसायन विज्ञान पढ़ी, HCl हो या जो भी हो, जब आप लिखते हैं तो देखो क्या लिखते हो, आप लिखते हैं HCl और इसको जब पानी में घोलते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बनता है H+ और प्लस हो जाता है Cl-, यही तो लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप? H+ मतलब H आयन बन जाता है, धनात्मक, क्लोरीन बन जाता है ऋणात्मक। अगर इसमें देखेंगे तो H+ इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या बोलते हैं? इसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अधिक है, यही बोलते हैं ना। तो हम बात ही करते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही हम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते। प्रोटॉन के रूप में नहीं किया जा सकता। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जिसको हम एक वस्तु से निकाल करके दूसरे वस्तु को दे सकते हैं या परमाणु से निकाल करके दूसरे परमाणु को दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है। क्यों? इसका रीजन मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के क्योंकि बाहरी कक्षाओं में घूम रहे होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो इनको बाहर निकालना आसान है। कम ऊर्जा देने पर भी ये निकल जाएंगे। लेकिन नाभिक बहुत छोटा होता है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, 1 फेम्टोमीटर। इसके अंदर जाके प्रोटॉन को निकालना है और आपको बताया जा चुका है कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होता है जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उतने मजबूत बल के साथ प्रोटॉन जुड़े हुए हैं एक साथ, उसको निकाल करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में डालना संभव नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पर क्या बचा, धनावेशित हो गया, धनात्मक प्रभाव ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जहां पर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो ले जाके किसी अगर दूसरे वस्तु पे रख देंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यही तो बोला। तो हम इलेक्ट्रॉन के पदों में ही, इलेक्ट्रॉन के रूप में ही ये सिद्ध करते हैं, प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते, है ना। तो ये छोटी सी बात है, सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिए। ठीक है, ये बेटा मीटर है, 10⁻⁻15 मीटर, ये इतना छोटा होता है। नाभिक का आकार मैंने लिखा, ये नाभिक का आकार आप देखिए कितना छोटा है। क्या इतने छोटे आकार को आप देख भी सकते हैं? नहीं देख सकते। ना तो देख सकते हैं, ना तो आप उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही परमाणु से बने हैं और जब वहाँ तक जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं परमाणु, नाभिक कहाँ है। हाइपोथेटिकल चीज़ें हो जाएगी आपके लिए। तो इस चीज़ को स्वतंत्र नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो फालतू की चीज़ें पूछते हैं, है ना, जिनके दिमाग में बहुत फालतू की चीज़ें चल रही होती हैं। बेटा जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें वो पूछिए, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन डाउट आपका है, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डाउट पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसका आंसर ये गलत है या ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं कभी नहीं कहूंगा। अगर आप सही टॉपिक पूछेंगे, सही चीज़ पूछेंगे तो मैं जरूर उसका आंसर दूंगा और फटाफट से तुरंत आंसर दूंगा यहीं पर। लेकिन जब फालतू के आप कहेंगे चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है सर, पानी के अंदर क्यों नहीं उड़ती, तो ये तो मूर्खता वाला सवाल हो गया ना बेटा, कि चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है, पानी के अंदर क्यों नहीं उड़ती, मछली पानी के अंदर ही क्यों रहती है, हवा में क्यों नहीं उड़ती। तो ये तो अलग ही चीज़ हो गई है। ठीक है, तो चीज़ें वही पूछिए जो जेन्युइन है, जो पूछी जा सकती हैं और जो पूछना चाहिए आपको वही पूछिए। क्योंकि अगर आप बार बार फालतू की चीज़ें पूछेंगे और बीच में आपने अच्छी चीज़ भी पूछ ली तो हम उसको फिर देख नहीं पाएंगे बेटा। अगर आप अच्छी चीज़ पूछेंगे तो मेरा भी ध्यान रहेगा कि बच्चा अच्छा चीज़ पूछ रहा है, मुझे इसके प्रश्न का आंसर देना है। फालतू के अगर कमेंट करते रहेंगे तो मैं देखूंगा आपका कमेंट, और जब अच्छी चीज़ भी पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि ये तो वैसे ही फालतू के कमेंट करता रहता है,
पता नहीं क्या पूछ रहा है तो मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। अच्छी चीज़ पूछोगे तो मेरा ध्यान रहेगा आपके तरफ कि हाँ ये बच्चा अच्छा चीज़ पूछता है, तो मैं उसका आंसर करूँगा और मैं उस पर ध्यान दूंगा। नहीं तो मैं ऐसा ध्यान भी नहीं दूंगा, ऐसे ही जाएगा जैसे कमेंट आप फालतू करते रहते हैं, बीच में पूछ लेके। जैसे अब डिस्कवरी ऑफ चार्ज, बेटा डिस्कवरी ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं है, डिस्कवरी ऑफ चार्ज नहीं है। स्टार्टिंग में लोगों को मैजिक लगता था, स्टार्टिंग में लोग कुछ जानते नहीं थे, बस इतना जानते थे कि जैसे कंघी वंघी कर ली, और क्योंकि पहले इतने घर वगैरह इतने आलीशान शानदार नहीं होते थे, तो कंघी वगैरह कर ली तो मिट्टी के घर होते थे, तो वहाँ पर धूल धुआं है ना, धूल है और मिट्टी है, छोटे छोटे कण है, तो वो चिपक जाते थे कंघे से, या बाल के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते थे। तो वो देखते थे लोग तो बड़ा आश्चर्यचकित होते थे, उनको लगता था कि ये जादू हो रहा है। बाद में थेल्स ने कहा था कि ये एक पदार्थ का गुण है, रगड़ने के कारण इसके अंदर कुछ ऐसा गुण आ जा रहा है। थेल्स ने सबसे पहले कहा कि रगड़ने की वजह से, इसको जब घिस देते हैं कंघियों में, कंघी को जब करते हैं या पेन को बालों में रगड़ दो, तो इस वस्तु में कुछ ऐसा गुण आ जाता है जो उसको खींचने लगता है, जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ठीक है। बाद में धीरे 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 फिर डॉक्टर गिलबर्ट हुए, डॉक्टर गिलबर्ट ने फिर बताया, उसका नाम दिया आवेश। इसको आवेश कहते हैं, इसको वैद्युत आवेश कहते हैं, और इस गुण को वैद्युतता कहते हैं, इस गुण को वैद्युत कहेंगे। ठीक है। तो वैद्युत का नियम वहाँ से आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें धीरे 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 करके पूरा फ्लो बनते हुए आवेश के बारे में जानते गए। फिर सही मायने में आवेश को बताया, आवेश के गुणों को बताया कूलाम ने। कूलाम जी आए और कूलाम ने कहा कि कितना बल लगता है, बल बता दिया। ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो इतनी बात हो गई आपसे, टाइम निकल जाता है फिर, है ना, तो लेक्चर खराब हो जाता है बेटा। आइए थोड़ा सा आपको और बताता हूं। अब आवेशन की विधियों में हम पहला आवेशन की विधि को कम से कम पढ़ ही लें। पहले आवेशन की विधि है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, जो हम बात कर रहे हैं बाल में कंघी करने का। घर्षण द्वारा आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करना है घर्षण द्वारा, कैसे करेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन का मतलब किसी वस्तु को आवेशित करना। ठीक है। आवेशन का मतलब किसी वस्तु पर आवेश आना, आवेश लाना। तो घर्षण द्वारा आवेशित आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन क्या है बेटा? कि कुछ वस्तुएं होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। ये आपको कॉमन सेंस है, इसको थोड़ा सा आपको ऐसा मानना पड़ेगा। जैसे आप ये मानते हैं कि पानी में जब HCl को घोलते हैं तो H+ आयन और Cl- अलग हो जाते हैं, या उसमें जब करंट प्रवाहित करते हैं HCl के अंदर तो H+ आयन बन जाता है, Cl- बन जाता है। जिस तरह से H पर हरदम प्लस ही आता है और क्लोरीन पर हरदम नेगेटिव ही आता है, इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं का ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेती है, कुछ वस्तु आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान दे देती है। ठीक है। जैसे आपने अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ी हुई है। ठीक है। OH दाता, OH ग्राही, या H+ H ग्राहक, H दाता, ऐसे होता है ना कुछ, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया जा चुका है बेटा। जतिन बच्चे क्लास रोज लगाइए, पिछला क्लास देख लीजिए बच्चे, ये क्लास खत्म हो जाएगी तो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻³ kg होता है बेटा। ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन की बात कर रहे हैं। अब समझिए सबसे पहले क्या किया गया, तो थेल्स ने क्या किया कि एक बिल्ली की खाल ली। बिल्ली, क्योंकि लोग जानवर वगैरह पालते थे, बिल्ली की खाल, या आप ऊन के कपड़े की बात करो। सर्दी के मौसम में जब आप ऊनी कपड़े उतारते हैं, अगर अंधेरे कमरे में उतार रहे हो तो चिट 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 की आवाज आती है, आप देखिए तो आपको चिंगारी जैसा दिखेगा, छोटी 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 चिंगारी। खास करके जो रेशमी साड़ी वगैरह होती है, रेशमी शॉल वगैरह जो होती है, सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है, जब उसको आप उतारते हैं तो कभी कभी शॉल वगैरह उतारिए तो अपने आप, अगर पास में रखें तो अपने आप चिपक जाती है आके, है ना, और आराम से हटाइए तो हाथ में चिपकी रहती है, दूर नहीं होती। घर्षण के कारण उसमें आवेश आ जाता है। कैसे हो जाता है बेटा? तो मान लो ये एक रेशम का, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, ध्यान से सुनिए, रेशम का कपड़ा है, इसको मान लेते हैं कि रेशम का कपड़ा है, रेशम है, रेशम का कपड़ा है, और एक आपने ले ली कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ ले ली। अब देखिए ध्यान दिए, रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़, इस कांच की छड़ को आपने पकड़ा, इस रेशम के कपड़े में रगड़ दिया, घर्षण कर रहे हैं आप, सिर्फ रगड़ रहे हैं, रगड़ दिया, और एक कांच की छड़ और इसी तरह के लिए दो कांच की छड़ थी आपके पास, दो कांच की छड़, इस कांच की छड़ को भी ले जाकर रगड़ दिया। ठीक है, ये दोनों कांच की छड़ है। ठीक है, ये पहली कांच की छड़ है, ये दूसरी कांच की छड़ है, दोनों एक ही जैसी हैं। इसको जाके पहले रगड़ा, फिर इसको भी रगड़ दिया। हुआ क्या कि जब रगड़ दिया तो इन पर अब आपको दिखाई नहीं देगा कि कुछ हो गया कि नहीं हुआ, बस रगड़ दिया आपने, जैसे आपने बालों में रगड़ दिया, सिंपल सा। आपको बाल में रगड़ने के बाद क्या कंघी में कुछ दिखता है क्या कि आवेश रखे? नहीं दिखता।
तो रगड़ दिया। रगड़ने की वजह से हुआ क्या कि इस पर कुछ अदृश्य चीज आ गई। किसने देखा? थेल्स ने। थेल्स ने देखा कि थेल्स ने माना कि इस पर चलो अदृश्य चीज आ गई, ठीक है। तो अदृश्य चीज आ गई। अब इसको अदृश्य चीज को अब वो पता करने के लिए क्या किया कि इन दोनों छड़ों को वो ले गए, एक छड़ को उन्होंने लटका दिया, एक छड़ को उन्होंने लटका दिया, ऐसे एक छड़ को लटका दिया और दूसरे छड़ को हाथ में लेके उसी तरह की जो दूसरी छड़ थी इसको हाथ में लेके इसके पास ले गए। तो उन्होंने देखा कि ये छड़ जो है दूर भाग रही है। जैसे जैसे इसको पास ले आ रहे, जैसे जैसे इसको पास लेके आ रहे हैं, ये छड़ दूर भागती चली जा रही है, दूर हटने का प्रयास कर रही है, ये दूर हट रही है। तो थेल्स ने कहा कि जब रेशम के कपड़े से इन दोनों छड़ों को रगड़ा गया तो इन दोनों छड़ों पर एक ही तरह का गुण आया है, एक ही तरह की अदृश्य चीज इस पर भी, वही अदृश्य चीज इस पर भी है और वही अदृश्य चीज इस पर भी है, क्योंकि दिख नहीं रही है। अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे। तो इसका अदृश्य चीज को उन्होंने मान लिया कि चलो ये अदृश्य चीज जो है, ठीक है, कांच की छड़ पे आ रही है, ये दोनों एक ही तरह की है। सिर्फ इतना ही पता लगा, प्लस माइनस पता नहीं लगा, एक ही तरह की। अब दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार क्या किया? इस बार उन्होंने प्लास्टिक की छड़ ले ली, ठीक है। ये कांच की छड़ थी पहला प्रयोग में, ये फर्स्ट प्रयोग था, फर्स्ट प्रयोग में कांच की छड़ थी। अब प्लास्टिक की छड़ ले ली इसी तरह से। अब मान लीजिए कि प्लास्टिक की दो छड़ ले ली, प्लास्टिक की छड़ ले ली इस तरह से। दो प्लास्टिक की छड़ें ले ली बेटा, दो प्लास्टिक की छड़ों को रगड़ा, सेम तरह की प्लास्टिक छड़ों को देके उन्होंने फिर से प्रयोग किया। दो प्लास्टिक के छड़ों को रगड़ा और दोनों प्लास्टिक के छड़ को रगड़ करके फिर से प्रयोग किया। अच्छा, तो एक बार ये कांच की छड़ थी और ये कांच की छड़ थी, तो देखा कि दूर भाग रही है, कांच की छड़ दूर भाग रही है। फिर उन्होंने दोबारा क्या किया? दोबारा क्या किया कि एक बार, इस बार क्या किया? इस बार एक प्लास्टिक के छड़ को लटका दिया और दूसरी प्लास्टिक को छड़ को इसको पास लेके आ रहे हैं। ये क्या है? प्लास्टिक, प्लास्टिक और ये प्लास्टिक। तो उन्होंने कहा यार फिर से इस पर सेम चीज आया है लगता है। उन्होंने माना कि फिर से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से दूर भाग रही है, जैसे इसको पास लेके आ रही है ये दूर भाग रही है। तो उन्होंने देखा कि ये दूर भाग रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक प्लास्टिक की छड़ को लटका दिया, एक प्लास्टिक की छड़ को लटकाया और दूसरे कांच की छड़ को उन्होंने लिया, दूसरे हाथ में कांच की छड़ को लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं क्या वही चीज आ रहा है क्या हर बार रगड़ने पर। तो उन्होंने एक बार कांच की छड़ ले लिया और एक बार यहां पर ले लिया प्लास्टिक की छड़, या इसका उल्टा मान लो कि उन्होंने हाथ में प्लास्टिक की छड़ ले लिया और यहां पर कांच की छड़ लटका दिया, जो भी आप करना चाहें, मतलब अलग अलग तरह की छड़ ले ली। इस बार कांच की छड़ को आगे लेके आए तो उन्होंने देखा कि इस बार जब कांच की छड़ आगे आ रही है तो ये इधर ही आ रही है, खींच रही है। आहा हा हा। तीन तरह के प्रयोग किए जा सकते थे, दो प्लास्टिक की छड़ के साथ, दो कांच की छड़ के साथ और दो प्लास्टिक और कांच दोनों छड़ के साथ। तो जब इस तरह से प्रयोग किया तो इसमें देखा कि ये आकर्षित हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये एक दूसरे से दूर भाग रही थी, ये एक दूसरे से दूर भाग रही थी। तो जब समान तरह के छड़ों को रगड़ा गया था तो देखा कि उन्होंने माना, इससे, इस प्रयोग से उन्होंने माना कि यहां पर भी अगर ये दोनों दूर भागती, अगर कांच की छड़ को पास लाने पर भी प्लास्टिक की छड़ दूर भागती तो वो ये कह देते, उनको ये पता चल जाता कि जो कांच के छड़ पर है और जो प्लास्टिक के छड़ पर है दोनों सेम है। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जहां ये निष्कर्ष निकाला कि यहां पर कांच की छड़ पर कोई दूसरी चीज आ रही है, प्लास्टिक की छड़ पर कोई दूसरी चीज आ रही है। प्लास्टिक की छड़ जो है बेटा वो हो गई थी ऋणात्मक, ऋणावेशित। इन्होंने मान लिया कि चलो मैं मान लेता हूं एक को प्लस तो एक को ऋणात्मक, प्लस माइनस जैसी कोई चीज थी नहीं। उन्होंने नाम दिया अपने तरफ से कि एक को धन मान लेते हैं और एक उसके उल्टा है, एक धन है तो एक ऋण है, ऐसा मान लिया। कोई धन ऋण दिख नहीं रहा है कि इस पर धन लिखा है कि ऋण, हो सकता है इस पर ऋण हो उस पर धन हो, लेकिन उन्होंने मान लिया कि कांच वाली छड़ पर जो आ रहा है वो धनात्मक है और जो प्लास्टिक वाली छड़ पर आ रहा है वो ऋणात्मक है। उन्होंने मान लिया कि ये ऋणात्मक वाली थी, ऋण था, इस पर धन 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 था, ऐसा उन्होंने मान लिया। ठीक है, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो इस पर आया था बेटा धन धन धन, इस पर आया था ऋण। इसीलिए दो तरह के आवेश हुए। अब प्लास्टिक की छड़ पर रेशम के कपड़े रगड़ने पर ऋणात्मक आवेश क्यों है? तो क्योंकि ये गुण है इस प्लास्टिक की छड़ का, ये गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशों को ये ग्रहण कर लेती हैं। और ये कांच का गुण ऐसा है कि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। तो जब कांच को रगड़ा गया था तो कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चले गए,
पहले ये उदासीन थी, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ गए थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हुए, और जब इसको रगड़ा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋणात्मक हो गई। ऐसा माना किसने? थेल्स ने। ये थेल्स का क्रियाकलाप है। इसीलिए हम दो तरह के आवेशों को पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव आवेश पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। दो तरह के आवेश हम पढ़ते हैं और इसका मात्रक कूलम होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? है ना मजेदार चीज? तो इस तरह से किया था उन्होंने। अभी भी उनको प्लास्टिक, और यहां पर देखो यहां पर उल्टा उल्टा किया था, तो ये धन 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 था और ये ऋण 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 था, है ना? कितना मजेदार चीज। थेल्स नाम था बेटा, थेल्स ने किया था। तो आज के लेक्चर में बस यही तक था, है ना? क्विज के नाम पर आज कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्विज आज नहीं है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में क्विज जरूर होगा। आवेशन की विधियां हमें पढ़ना थोड़ी सी बाकी है। कल आवेशन की विधि और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म हो जाएगा।